बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, अभी एक दिन पहले आपने सुना और मैंने आपको बताया भी कि आर्मी चीफ ने कितनी अच्छी तकरीर की थी, कितनी ज़बरदस्त बातें की थी। सारी पॉलिटिकल पार्टी, कौमी यकजहती और सबका शुक्रिया अदा किया था। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे कॉल और फेल में तज़ाद होता है, और वो तज़ाद एक मरतबा फिर नज़र आया। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों ने एक रैली निकाली थी और महंगाई के खिलाफ थी। यानी महंगाई के खिलाफ निकलना, अगर अपोजिशन महंगाई के खिलाफ नहीं निकलेगी या एहतजाज नहीं करेगी तो फिर तो अपोजिशन को कोई काम ही नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो इनके ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इन्हें इस तरह से देखा जाता है जैसे इंडिया से कोई घुसपैठिए पाकिस्तान में आ गए हैं या बम लेकर कोई दहशतगर्द घूम रहे हैं। तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना ऐसे ही है जैसे आपने खून लगी हुई तलवार उठा ली है पाकिस्तान में। और फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हरकत में आती है ये देखें आप। ये लाहौर में एक फ़िज़ा आलम नामी खातून है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इनके घर के मैं मनाजिर देख रहा था रात गए दिन को। इन्होंने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। अब इतनी ज़्यादा महंगाई है पाकिस्तान में कि हमारे जो दोस्त फौज के अंदर हैं वो भी फ़ोन करके कहते हैं कि यार बहुत महंगाई हो गई है, तबाही फिर गई है। वो बेचारे भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हालांकि उनको बहुत सारी मुराद, बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिलती हैं। अच्छे खासे सफ़ेद पोश लोग, अमीर लोग, वो बेचारे अब बताते हैं कि हम महंगाई के हाथों तंग आ चुके हैं। लोगों की हालत पतली हो गई है। जो लोग एक हाथ से दिया करते थे वो अब लेने पर मजबूर हैं। तो फ़िज़ा आलम के घर के अंदर छापा मारा और मर्द पुलिस एहलकारों ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जैसा कि ये हमेशा करते हैं, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनकी बैक पर खड़ी है। जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो सपोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ को। तो इनके घर पे छापा मारा गया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और मर्द एहलकार एक खातून कारकुन को उठाकर ले गए। सनम जावेद को अस्पताल में लाया गया। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई जेल में। मैं चंद दिन पहले भी आपको रिपोर्ट कर चुका हूँ। उनकी फैमिली बार बार बता रही है कि सनम जावेद से बदला लिया जा रहा है। और जिस वक्त सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त ये दावा भी किया गया था कि ये बड़े साहब के हुक्म पर हुआ है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया था। और बड़े साहब आप जानते हैं, ये वही बड़े साहब हैं जिनके बारे में अफसार आलम ने कहा कि मोहसिन नकवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के पास जाता है और जाकर बताता है कि बड़े साहब का हुक्म है तो फैसला आपने हमारे मुताबिक देना है। तो इसी तरह बड़े साहब आसिम मुनीर भी बोलते हैं। तो सनम जावेद के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो आसिम मुनीर साहब पे तनकीद करती थी। अब पता नहीं उसे क्या खिलाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। उसकी आंख में भी प्रॉब्लम है, उसके मैदे में भी प्रॉब्लम है, और वो अच्छी खासी थी, ठीक ठाक बीमार होती चली जा रही है। और ये और भी बहुत सारे कैदियों के साथ हो रहा है। इस वक्त जो है ना वो निज़ाम जालिमाना हथकंडों पे उतर आया है, और इसका सबसे बड़ा विक्टिम इमरान खान है। इमरान खान की बहन उज़मा खानम ने जो केस किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब वो अपील में चली गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने के लिए उज़मा खानम सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर चुकी हैं, और उन्होंने नवाज शरीफ की जो जेल में बीमारी है उसकी मरियम नवाज़ और ज़ाती मुआलिज को मियाँ नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात की इजाज़त और मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त, और उस पर लाहौर हाई कोर्ट का जारी किया गया मुलाकातें कराने का ऑर्डर। मियाँ नवाज शरीफ को अदालती इजाज़त से लाहौर से लंदन रवानगी की खबर की अखबारी तराशे। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी और वफाकी वज़रा के इस पाबंदी को जवाब पेश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस समेत उन्होंने बहुत सारी तफसीलात पर मबनी दस्तावेजात इकट्ठी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को माजी याद कराने की भरपूर कोशिश करते हुए इमरान खान को इलाज के लिए शफा अस्पताल मुंतकिल करने, ज़ाती मुआलिजीन की रसाई और फैमिली से मुलाकात करने की इजाज़त देने की इस्तदा की है। देखिए, अदालत को गैरत दिलाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ नाम का आदमी जेल में था, उसको कितनी सहूलियात थी, कैसे उनके डॉक्टर जाते थे, फैमिली जाती थी, कैसे उन्हें अस्पताल के अंदर पूरा महल बनाकर दिया गया था। मुझे याद है मियाँ नवाज शरीफ को जब अस्पताल शिफ्ट किया गया तो आसपास के सारे कमरों में उनके ख़ानदान के लोग थे, उनके करीबी लोग थे, और पूरा ख़ानदान वहाँ पे मौजूद रहता था। पूरा मेला लगा हुआ था। मियाँ साहब के लिए स्पेशल टाइलें बाथरूम की तब्दील की गई थी, ये मियाँ साहब पसंद नहीं फरमा रहे थे। तो बहुत सारे और भी इंतजाम किए गए थे, बाजी में बता चुका हूँ, मेरे ख्याल में बार बार इसमें जाने का फ़ायदा नहीं। लेकिन
नवाज शरीफ को जिस लेवल की सहूलतकारी इस निज़ाम ने की थी, इमरान खान को बुनियादी हुकूक भी उनके नहीं दिए जा रहे। इस पर उज़्मा खानम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सारी तफसीलात रख दी हैं। अब क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसाफ दे पाएगी? देख लेते हैं। ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। मुराद सईद बड़े लंबे अरसे के बाद मंजर आम पर आए। मुराद सईद ने इंटरव्यू दिया शहजाद अकबर साहब को। इंटरव्यू वैसे सुनने वाला है। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप शहजाद अकबर साहब के चैनल पे जाकर मुराद सईद का इंटरव्यू ज़रूर सुने। उसमें आपको बहुत सारी वो चीज़ें पता चलेंगी जो आपको शायद पहले आइडिया नहीं था। मुराद सईद ने अभी भी, क्योंकि मेरी मुराद सईद से बात हुई थी और मुराद सईद के पास जो हकायक हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुराद सईद ने अभी भी अपने दिल में रखी हुई हैं और उसने उन चीज़ों से पर्दा नहीं उठाया। देखिए, जितना मर्जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार पड़ी है, एक बात तो सबको माननी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो कर सकते थे, कह सकते थे, उन्होंने वो कहने से गुरेज किया। और इसलिए नहीं कि वो डरते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी टक्कर ली हुई है। डर की वजह से नहीं, इन लोगों ने पाकिस्तान की इज्जत की वजह से बहुत सारी चीज़ों पे खामोशी। इमरान खान साहब भी खामोश रहे। मुराद सईद जो है उन लोगों में से एक है। और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग हैं। अभी मुराद सईद ने बहुत सारी बातें नहीं बताई, लेकिन जो बताया वो तल्ख हकायक है जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, कि कैसे पाकिस्तान में लंदन प्लान के ज़रिए से एक मिलिट्री जर्नल और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में मुआहदा होता है, फिर कैसे अमेरिका को बीच में लाया जाता है, फिर किस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बाय डिज़ाइन लाया गया और किन हालात का सामना इमरान खान ने और मुराद सईद ने किया। और अब इमरान खान को खामोश रखने या खामोश करवाने के पीछे असल कहानी क्या है, अफगान पॉलिसी पाकिस्तान ने क्यों बदली। फिर उन्होंने बताया कि ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के तहत बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तानी शामिल हो गए। ये आप इंटरव्यू सुने, आपको बहुत सारा कुछ उस इंटरव्यू के अंदर मिलेगा। नाजरीन, अब पाकिस्तान के अंदर जो है ना, बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हकीकत क्या है? मैं एक तहरीर पढ़ रहा था और उसमें वो हकीकत जो है वो सबसे आसान अल्फाज में नजर आती। वो कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी बढ़ानी है, ये फैसला तो IMF करता है। रूस और ईरान से सस्ता तेल लेना या नहीं लेना, इसका फैसला अमेरिका करता है। और दुनिया के फैसले हम करते हैं। यानी हम बेवकूफ़ हैं। ये अवाम जो है ये रोटी को चोची कहते हैं कि तुम कहोगे जनाब हमारी बड़ी इज्जत बढ़ रही है। हर जगह पे हमारा वज़ीर आज़म जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मारता है। हमारा आर्मी चीफ जो है वो ब्रीफ केस लेके डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद करने पहुंच जाता है। यार ये कुछ तरीका तो नहीं है ना, ये मुल्क इस तरह तो नहीं चलते। और फिर आप कहते हैं बड़ी इज्जत मिल रही है। भाई, डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी तारीफ पे तारीफ करता चला जा रहा है इसलिए कि उसको आपसे काम पड़ा हुआ है। इसके अलावा आपने कौम के लिए कुछ टका कमाया या कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आए। कर्जे पाकिस्तान के बढ़ते चले जा रहे हैं और पिछले 3-4 सालों में सबसे बड़ी कामयाबी की खबर पता क्या आती है पाकिस्तान में, कि जनाब पाकिस्तान को कर्जे की एक और किस्त मिल गई। ये है जनाब सबसे बड़ी कामयाबी। फिर ये सारे टाउट मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, मुबारक हो जी, कर्जा मिल गया, बहुत बड़ी माशी कामयाबी हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में IMF से बात करने के ऊपर पूरे पूरे आर्टिकल छाप दिए जाते थे, प्रोग्राम हो जाते थे कि आप गए क्यों, आप मिले क्यों। यहां पे कर्जे की किस्त लेने के ऊपर ये मुबारकबादें देते हैं। ये इनका उतरता हुआ निकाब पूरी कौम ने देखा है। और अब अभी आप और देखेंगे, ये 28वीं आईनी तरमीम आ रही है। बिलावल ने जिस ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, मैं हैरान हो गया था कि बेनजीर भुट्टो की रूह कब्र के अंदर तड़प गई होगी जो बिलावल ने किया था। डंडे वाली जमहूरियत और ब्रूट मेजॉरिटी, ये बिलावल ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे। जिस ब्रूट मेजॉरिटी के साथ, जालिमाना मेजॉरिटी के साथ, ताकत के इस्तेमाल के साथ बिलावल ने आईनी तरमीम पास करवाई थी 26वीं और 27वीं, आज वही बिलावल फंसा हुआ है। पीपल्स पार्टी को सिंध में रगड़ा लगाया जा रहा है। नैब के जरिए से चुरे तेज कर दिए गए हैं। ये भी करप्शन पकड़ लेंगे, वो भी करप्शन पकड़ लेंगे, इनको बार बार धमकाया जा रहा है। इसमें ना एक बड़ी जबरदस्त सुहेल रशीद साहब ने खबर दी है और ये इसमें 4-5 खबरें एक साथ हैं उनकी एक ही खबर में, कि किस तरीके से अब सिंध के अंदर बंद फाइलें खोली जा रही हैं, किस तरीके से नैब को दोबारा मुतहर्रिक किया जा रहा है, किस तरीके से पीपल्स पार्टी और उनके लोगों के इर्द गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि बिलावल को और आसिफ जरदारी को 28वीं आईनी तरमीम भी अच्छे बच्चों की तरह पास करवानी पड़ेगी, चाहे वो ये माने या ना माने, क्योंकि ब्रूट मेजॉरिटी, ये बिलावल ने खुद कहा था, तो जरा उसका मजा भी ये चखेंगे। इन्हें वो सारा कुछ करना पड़ेगा जो जमहूरियत की नफी है। इन्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा
जिससे पाकिस्तान में सियासतदान कमज़ोर होंगे और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मज़ीद मजबूत होगी। अब कुछ लोग ये बातें करते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर पाकिस्तान बन जाएगा और वो कोशिश कर रहे हैं कि आईनी तरमीम करके सदर पाकिस्तान बन जाए। कुछ भी बन जाए, ये मुल्क नहीं चलना। सदर पाकिस्तान बन जाए, वजीर आजम बन जाए, आर्मी चीफ के ऊपर भी कोई ओहदे ले ले, वो भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, खुदा नहीं बन सकते, रब नहीं बन सकते। ये निज़ाम नहीं चल सकता। आप उल्टे लटक जाएं। आपको इमरान खान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपको इमरान खान के साथ जाकर बैठ के बात करनी पड़ेगी, कोई रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। ये निज़ाम नहीं चलेगा। पाकिस्तानी बिगड़ गए, पाकिस्तानी नहीं बात मान रहे। नाज़रीन, अब इंटरनेशनल खबरों की तरफ चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ईरानी तजावीज़ मुस्तरद की हैं, उसके बाद उन्होंने बात की नेतन्याहू से, और तब से लेकर अब तक जो इसराइल है उसने लबनान के ऊपर हमले बहुत तेज़ कर दिए हैं। जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं लबनान पे, उनमें गुज़िश्ता 24 घंटों में इमदादी कारकुनों समेत 51 लबनानी अफराद जो है लबनान में शहीद हो गए हैं, और लगातार ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। हमलों की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये ईरान की एक शर्त थी कि लबनान के अंदर जंगबंदी की जाए, लेकिन जब भी ईरान की तजावीज़ मुस्तरद होती हैं तो इसराइल लबनान पे बमबारी जो है उसको तेज़ कर देता है। अब इस वक्त लबनान पे शदीद बमबारी कर रहा है इसराइल, और वहाँ पे लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। दूसरी जानिब ईरान ने भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा उसके ऊपर अपना रद्देमल दे दिया। एक तो ईरान ने कहा जी हमें इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, यानी ईरानी सरकारी मीडिया ने यह दावा किया कि ईरान के जवाब पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो रद्देमल दिया उसकी कोई अहमियत नहीं है। ईरान में मंसूबे अमेरिकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप ईरान के जवाब से अगर खुश नहीं है तो ये ईरान के हक में बेहतर है। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अमेरिकी तजावीज़ ट्रंप के हद से ज़्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरानी तजावीज़ में अमेरिका को जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी और अपनाए हुर्मत पर ईरान की खुद मुख्तारी पर जोर दिया गया। देखिए, इसमें ना एक ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान हैं इस्माइल बकाई, उन्होंने जो बयान दिया है ना उसमें काफ़ी क्लैरिटी है। उन्होंने कहा कि ईरान के मुतालबात बड़े माकूल और जिम्मेदाराना मुतालबात हैं, जबकि उन्होंने अमेरिका पर यक तरफा और गैर मकबूल मौक़िफ़ थोपने का इल्ज़ाम आयद किया। वो ये कहते हैं कि ईरान का मुतालबा ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाकी का खात्मा, यानी वो जो नाकाबंदी अमेरिका ने की है वो ख़त्म की जाए, जिसे वो समुद्री नाकाबंदी कहते हैं। ईरानी अवाम के गैर मुल्की बैंकों में मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा ईरान ने किया कि जनाब जितने दुनिया के अंदर बैंकों में हमारे पैसे आपने मुंजमद कर रखे हैं अरबों डॉलर, वो हमें रिलीज़ किए जाएँ, हम अपनी आवाम के लिए वो पैसा खर्च करें। आपने हुर्मत में महफूज आमदरफ्त की तजवीज़ ईरान ने साथ में दी थी, और लबनान समेत पूरे खित्ते में अमन के क़याम का मुतालबा किया। क्या ये मुतालबात नाजायज़? अच्छा, इसमें जो आपने हुर्मत वाला ईरान का मुतालबा है ना कि एक महफूज आमदरफ्त, उसमें ईरान के पास कलीदी किरदार है। यानी ईरान ये कहता है कि आपने हुर्मत में महफूज आमदरफ्त तभी होगी जब ईरान खुद इस अमल की निगरानी करेगा और उसके साथ कोऑर्डिनेशन में होगा और ईरान को उसका बिल अदा किया जाएगा। तो आपने हुर्मत के ऊपर जो कंट्रोल है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अब ईरान नहीं छोड़ना चाहता। नाज़रीन, इसी बीच में ईरान में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के 7 बड़े खौफनाक जासूस ईरान ने गिरफ्तार कर लिए। इसके अलावा एक शख्स को वहाँ मार भी दिया गया है, वहाँ इनकाउंटर हुआ, उसमें वो आदमी मारा गया, और एक शख्स को सज़ाए मौत भी ईरान में सुना दी गई है। ईरान में इसराइली जासूसी का नेटवर्क बड़ा शानदार बनाया था मोसाद ने, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत सारे वसाइल हैं। फिर वो दुनिया के अंदर फैसिलिटेट भी करते हैं ऐसे लोगों को, इनकी फैमिलीज़ को, और वो ऐसे कमज़ोर लोगों को ढूंढते रहते हैं मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ जगह पे, जो काम कर सकें इंटेलिजेंस के लिए। यानी खुफिया मालूमात मोसाद को ना सिर्फ फराहम करते हैं बल्कि वो बहुत सारे दीगर काम भी करते हैं। ईरान की वजारत इंटेलिजेंस ने ऐलान किया कि उसने 6 सूबों में कार्रवाइयों के दौरान 2 ऐसे सेल ख़त्म किए हैं जो इसराइली खुफिया इदारे मोसाद के लिए काम कर रहे थे। कार्रवाइयों के दौरान 7 अफराद गिरफ्तार किए गए, जबकि मुसल्लह झड़प में एक शख्स हलाक हो गया। मगरबी आज़रबाईजान में 4 अफराद पर मुश्तमिल एक सेल सूबे के मुख्तलिफ इलाकों और तेहरान में हसास मराकज़ और सरकारी इमारतों को निशाना बनाने के साथ साथ दारुल हुकूमत में एक कत्ल की तैयारी कर रहा था। फिर उन्होंने बताया कि कौन कौन सी जगह पे किस किस तरीके से उन्होंने एक एक बंदा गिरफ्तार किया, और उन्होंने बताया किस तरह के इनके पास ये हथियार मिले, किस तरह का गोला बारूद मिला,
फिर इनके पास से बहुत छोटे साइज के ड्रोन्स भी मिले जिन्हें ये जासूसी के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर मवासलाती आलात इस तरह के मिले जिनसे ये राब्ते में रहते थे अपने हैंडलर्स के साथ, और बुलेट प्रूफ जैकेटें भी इनके साथ मिली और बहुत सारी और चीज़ें। तो एक जासूसी का पूरा नेटवर्क है जो काम कर रहा है ईरान में, और अब ईरानी इंटेलिजेंस जो है वो एक एक करके इन जासूसों को पकड़ रही है। ये जासूस बहुत बड़ा असासा थे मूसाद के, क्योंकि इजरायली इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी थी ईरान में जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ना सिर्फ ईरानी साइंसदानों को कत्ल किया, उनकी लीडरशिप को कत्ल किया, छोटी छोटी मालूमात उन तक पहुंच जाती थी। नाजरीन, एक डेवलपमेंट और है जो बहुत अजीब डेवलपमेंट है और अमेरिका के लिए बहुत परेशान कुन है। गुज़िश्ता चंद दिनों से हम ये खबरें पढ़ रहे हैं और ये लगातार रिपोर्ट हो रहा है कि अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे खलीजी ममालिक के ऊपर जब प्रवास करते हैं, ख़ासतौर पर वो आबना हुर्मुज़ के नज़दीक जब जाते हैं या समुद्री पानियों के नज़दीक जो ईरान के जब वो नज़दीक जाते हैं, तो अक्सर तैयारे 7700 का हंगामी पैगाम भिजवाते हैं। ये 7700 क्या है? अमेरिकन एयरफोर्स के तैयारे जब मुश्किल में आ जाते हैं, जब उनको कोई जैमर्स पड़ जाते हैं या उनका कम्युनिकेशन का या दीगर सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता, या उन्हें लगता है कि कोई खराबी हो गई है, तो वो 7700 का एक पैगाम फौरी तौर पे भिजवाते हैं। अब अमेरिका के पास शानदार एयरफोर्स है, बड़े अच्छे तैयारे हैं, जदीद सिस्टम है उनका, लेकिन ये उनके साथ हो क्या रहा है? ये गुज़िश्ता चंद दिनों से लगातार हो रहा है। कभी 2 तैयारों के साथ होता है, कभी 4 तैयारों के साथ होता है, कभी फिर किसी तैयारे के साथ होता है, और ये होता चला जा रहा है। अभी हाल ही में एक मरतबा फिर गुज़िश्ता रात दोबारा से अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे ने 7700 का इमरजेंसी कोड भेजा और फौरी तौर पे हंगामी लैंडिंग की है। ऐसे कुछ तैयारे माजी में सऊदी अरब में लैंड हुए, कुवैत में भी लैंड हुआ सुना, और कतर में भी लैंड हुए। अभी ये यूएई के अंदर एक तैयारा लैंड हुआ है। ऐसे कौन से जैमर्स इस खित्ते में आ गए हैं जो इससे पहले नहीं थे? देखिए, इससे पहले जब अमेरिकन फोर्सेज आई थी और उन्होंने बहुत शदीद बमबारी की थी ईरान पे, तो तब तैयारों की जानिब से इस किस्म का शिकवा नहीं किया गया था और इस किस्म के कोड्स भेजे जाने की इतला नहीं थी। अब लगातार जब से एक अमरीकी तैयारा ईरान में गिरा, पायलट वाला मामला हुआ, उसके बाद से लेकर एकदम सूरत हाल बदल गई है। अब ईरान की जो फ़िज़ा है वो अमरीकी एयरफोर्स के तैयारों के लिए वैसी नहीं है जैसी माजी में थी। ये कौन से जैमर्स हैं? देखें, जब इंडियन पायलट्स पाकिस्तान पे अटैक करते हैं तो उन्हें भी इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। इंडियन एयरफोर्स के अंदर इस बात की बड़ी डिस्कशन है कि वो पाकिस्तानी में मारते कैसे हैं। वो पाकिस्तानी तो धोखे मारते हैं, उनको 2019 में मारा, उसके बाद 2025 में फिर मारा, और जब भी इंडियंस ने इस तरफ का रुख किया तो उन्हें बड़े शदीद किस्म के जैमर्स का और चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो चाइना के पास भी बड़ी शानदार टेक्नोलॉजी है। मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन अमेरिकन को एक नई सूरत हाल का सामना है, और इसराइल को भी है। इसराइली जो आर्मी चीफ है, चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़मीर, उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमें फौरी तौर पे हज़ारों फौजियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस किस्म की लड़ाइयाँ इसराइल ने इस वक्त छेड़ दी हैं, इन लड़ाइयों में परफॉर्म करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए इसराइल को मज़ीद हज़ारों फौजियों की ज़रूरत है, और उन्होंने अपनी डिमांड डाल दी। और ये बात एक दफ़ा नहीं, कई मरतबा इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने की है कि मुझे मज़ीद फौजी चाहिए, वरना सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए।